ओके। तो कल तक हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने जो समझा था, वो टॉपिक ये था कि जब 2 डिसिमिलर डिजीज़ेज़ एक व्यक्ति के शरीर में मिलते हैं, तो क्या-क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। और उसमें हमने 2 डॉक्टर हनीमन ने 3 कंडीशंस का सुझाव दिया है। उन्होंने ये बताया कि अगर 2 डिसिमिलर डिजीज़ेज़ शरीर में मिलते हैं, तो 3 तरह की संभावनाएँ हो सकती हैं, जिनमें से 2 हमने कल स्टडी किया था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला कंडीशन ये था कि अगर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हुए या फिर जो पुराना वाला है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, तो नया वाला डिज़ीज़ जो होगा वो रिपेल कर दिया जाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगा। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर मान लीजिए जो नया वाला आया है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और जो पुराना वाला है वो कमज़ोर हो, तब क्या होगा? तब ये जो नया वाला आया है, ये पुराने वाले को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देगा। उसको वो उसके सिम्पटम्स मैनिफेस्ट करने नहीं देगा। और पहले जो बाद में आया, ये जब अपना पूरा कोर्स खत्म कर लेगा, उसके बाद जब वो चला जाएगा नया वाला, तब जो पुराना वाला है वो फिर से अपना सर उठाने लगेगा, फिर से वो अपने सिम्पटम्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था। बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर हम किसी भी तरीके का अनहोम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तब वहाँ पर भी जब हम किसी को इस तरीके का अनहोम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके का अ, इसी तरह की संभावनाएँ बनती हैं। और यहाँ पर बात ये साबित करने की कोशिश की गई है या इस बात को रखा गया है कि केवल और केवल कोई मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसका सिमिलर होना भी बेहद ज़रूरी है। अगर वो सिमिलर नहीं है और उसका ताकत ज़्यादा है, तो भी वो क्योर नहीं कर पाएगा। तो उसमें एक तो हमने देखा कि वो पहले तो वो प्रभाव ही नहीं जमा पाएगा अगर वो कमज़ोर है तो या इक्वल स्ट्रेंथ का है तो, जो नया वाला है और दूसरा ये देखा कि ये दोनों ही अगर जो ये नया वाला होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो दूसरे वाले को सस्पेंड कर देगा पुराने वाले। तो ये हमने अभी तक देखा था। अब हम बढ़ते हैं आगे एफोरिज्म नंबर 39 जहाँ पर वो एक तरीके से रिप्रिमांड कर रहे हैं, डाँट रहे हैं सभी को। नाउ द adherents of the ordinary school of medicine saw all this for so many centuries। जो पुराने स्कूल के जो फॉलोअर्स थे, जो प्रैक्टिशनर्स थे, उन सब ने ये कई सैकड़ों साल से ये सब वो देखते आ रहे हैं। क्या देखते आ रहे हैं? They saw that nature herself cannot cure any disease by the accession of the another, be it ever so strong, if the new disease be dissimilar to that already present in the body। तो वो ये देखते आ रहे हैं कि नेचर खुद ब खुद उसको क्योर कभी नहीं कर पाएगा अगर दोनों डिसिमिलर होंगे आपस के रिलेशन। व्हाट शैल वी थिंक ऑफ देम? तो हमें क्या सोचना चाहिए उनके बारे में? दैट दे नेवरदलेस वेंट ऑन ट्रीटिंग chronic disease with allopathic remedies, namely with medicines and prescriptions capable of producing God knows what morbid state। तो अब हमको ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना चाहिए? हम यही समझते हैं इससे कि इन लोगों ने कभी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने का प्रयास ही नहीं किया और जो किया भी तो ऐसी मेडिसिन के साथ प्रिस्क्रिप्शन किया है जिसका केवल ईश्वर ही जानता है कि वो किस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं वो मेडिसिन। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली हावेवर वन डिसिमिलर टू द डिजीज बी क्योर्ड। और वो एक ऐसी डिजीज को क्योर करना चाह रहे हैं जो कि वो डिसिमिलर है, वो क्योर हो ही नहीं सकता कभी। एंड इवन दो फिजिशियंस डिड नॉट hitherto ऑब्जर्व नेचर अटेंटिवली। और इतने सब के बावजूद ना तो वो क्योर कर पा रहे थे, ना ही वो ध्यान दे रहे थे, ना ही वो किसी तरीके का रिलेशन जानते थे कि ये ड्रग जो वो दे रहे हैं वो क्या एक्शन करेगा, किस तरीके का मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करेगा। उसके बावजूद इन लोगों ने जरा सा भी कोशिश नहीं किया कि वो नेचर को अटेंटिवली ऑब्जर्व करें। द मिजरेबल रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट शुड हैव टॉट देम that they were pursuing an inappropriate a false path। जो उनके रिजल्ट्स जो मिजरेबल थे, मिजरेबल यानी जो खराब रिजल्ट्स आ रहे थे, जो दयनीय रिजल्ट्स आ रहे थे उनके ट्रीटमेंट की वजह से, जो नुकसान हो रहा था लोगों को, उन ट्रीटमेंट्स को देखकर उन्होंने तो कम से कम उनको ये ज्ञान दे दिया जाना चाहिए कि वो लोग एक गलत रास्ता
अख्तियार किए हुए हैं, गलत रास्ते पर वो लोग चल रहे हैं, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उससे क्योर संभव नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, डिड दे नॉट परसीव व्हेन दे एम्प्लॉयड एज वाज देयर कस्टम एंड aggressive allopathic treatment in a chronic disease, that thereby they only created an artificial disease dissimilar to the original one, which as long as it was kept up merely held in abeyance, merely suppressed, merely suspended the original disease। तो क्या वो लोग इस बात को भी समझ नहीं पाए कि जो वो लोग एक कस्टम के तौर पर, एक ऐसा कहा जाए कि रीति रिवाज की तरह वो लोग हर क्रॉनिक केस में एग्रेसिव एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते थे, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग एक्चुअली क्योर ना प्रोड्यूस करके एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ओरिजिनल वाले से डिसिमिलर है। और ये जो आर्टिफिशियल डिजीज ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये जो मेडिसिन देने की वजह से जो आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो नेचुरल डिजीज को क्या करेगा, जो जिस ओरिजिनल डिजीज को वो क्योर करना चाहते हैं वो कुछ देर के लिए सस्पेंडेड रखा जाएगा, कुछ देर के लिए वो दबा दिया जाएगा, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो अपने सिम्टम्स शो नहीं करेगा, विच लेटर however always returned and must return as soon as the diminished strength of the patient no longer admitted or of a continuance of allopathic attacks on the life। और आगे जाने पर ये जो सिम्टम्स जिनको आपने दबा कर रखा है, जिनको आपने सप्रेस करके रखा है, या जिनको आपने सस्पेंड करके रखा है ओरिजिनल डिजीज को, जिसको कि वो ठीक करने का दावा कर रहे थे, अब जब उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, इन एलोपैथिक अटैक्स को वो झेल नहीं पाएगा, तब क्या होगा, ये जो पुराने सिम्टम्स होंगे ये दोबारा रिटर्न आएंगे, और जब ये रिटर्न आएंगे तब ये और ज्यादा शक्तिशाली बनकर आएंगे। आगे वो कहते हैं, thus the itch exanthema certainly disappear। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया और जो अभी तक इन्होंने दो कंडीशंस एक्सप्लेन किए, उन्हीं के एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहे हैं। thus the itch exanthema certainly disappears very soon from the skin under the employment of buoyant purgatives। purgatives वो दवाइयां होती हैं जिसको खाने से किसी को लूज मोशन हो जाए या किसी को डायरिया जैसी सिम्टम्स हो जाए। तो ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को इच या किसी को एक्जिमा या किसी को स्किन का कोई कंप्लेन है और अगर उसको बॉयलेंट परगेटिव्स या उसको डायरिया करवाया जाए, तो वो स्किन के जो सिम्टम्स होते थे वो कुछ समय के लिए चले जाते थे, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, बट व्हेन द पेशेंट कैन नो लॉन्गर स्टैंड द फैक्टिशियस डिसिमिलर डिजीज ऑफ द बाउल्स। अब क्योंकि ये जो डिजीज आया है नया वाला मेडिसिन के द्वारा जो लाया गया है, वो डिसिमिलर है, वो बाउल्स पर आया है, और जो ओरिजिनल डिजीज है वो स्किन के ऊपर है। तो क्या हो रहा है, disease of the bowels can take no more purgatives then either the cutaneous eruption breaks out as before। तो या तो जो स्किन के ऊपर इरप्शंस आए थे वो वापस दोबारा आ जाएंगे, और the internal sora displays itself in some bad symptom। या फिर ऐसा होगा कि जो इंटरनल सोरा जो कि माइजम अंदर मौजूद है वो और भी कोई बुरे सिम्टम्स को वो ऊपर लेकर आ जाए। and the patient in addition to his undiminished original disease, क्योंकि उसका ओरिजिनल डिजीज तो खत्म ही नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं सस्पेंडेड पड़ा हुआ है, इन एडिशन ये इसके साथ एक और डिजीज ऐड हो जाता है, has to endure the misery of a painful ruined digestion and impaired strength to boot। अब उसका शक्ति इतना कमजोर हो चुका है कि वो वापस से बूट नहीं कर सकती, यानी वापस से वो रिकवर नहीं कर सकता, और उसको एक, पहले ही उसको स्किन का एक कंप्लेंट था, अब उसको एक वीक डाइजेशन का भी सिम्टम्स झेलना पड़ रहा है, या फिर कोई और भी बुरा कोई सिम्टम आ जाएगा जो कि अंदर के माइजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा इन सप्रेशन की वजह से, और उन सब को इसे झेलना पड़ेगा। So also, when the ordinary physician keeps up artificial ulcerations of the skin and issues on the exterior of the body, अल्सर्स का मतलब तो आप सब जानते हैं, ब्रीच इन द सेगमेंट ऑफ द स्किन, और इश्यूज का भी मतलब अल्सर ही होता है, छोटे छोटे एब्सेस प्रोड्यूस करना या बॉइल्स प्रोड्यूस करना, उसको इश्यूज कहा जाता है। तो पहले जो फिजिशियंस होते थे वो लोग इस तरीके के प्रोसीजर्स यूज करते थे। सो ऑल्सो when the ordinary physicians keep up artificial ulcerations of the skin
and issues on the exterior of the body with the view of thereby eradicating a chronic disease, they can never cure them by that means. तो chronic diseases को treat करने का एक तरीका पहले ये भी यूज किया जाता था कि वो artificial ulcerations प्रोड्यूस किए जाते थे, टिश्यूज प्रोड्यूस किए जाते थे, एब्सेस प्रोड्यूस किए जाते थे। तो इससे ऐसा करने से भी वो कभी उसको क्योर नहीं कर पाते थे। As such, artificial cutaneous ulcers are quite alien and allopathic to the internal affection. वो इसीलिए क्योर नहीं कर पाते थे क्योंकि जो नया आर्टिफिशियल डिजीज लाया जा रहा है क्योर करने के लिए, वो कंप्लीटली एलियन है। एलियन का मतलब उसका ओरिजिनल डिजीज से कोई संबंध नहीं। एंड एलोपैथिक टू द इंटरनल अफेक्शन, एलोपैथिक मतलब जिसका कोई रिलेशन ना हो, जिसका कोई कनेक्शन ना हो। But in as much as the irritation produced by the several tissues is at least sometimes stronger dissimilar disease than the indwelling malady, the latter is thereby sometimes silenced and suspended for a week or two. तो अब अगर कोई जो नया आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस किया गया है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो वो क्या कर दिया जाएगा, वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। बट इट इज ओनली सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो स्थगित कर दिया गया। जैसे हम किसी देखते हैं ना, किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड का मतलब ये नहीं होता कि उसको निकाल दिया गया है। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि वो अपने फंक्शंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। वो कुछ समय के लिए जो जो उसको ताकतें मिली हैं, जो जो सर्विसेज उसको सरकार से मिलती हैं, उन सर्विसेज को वो एंजॉय नहीं कर सकता, उन ताकतों को वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो बिल्कुल वैसे ही ये डिजीज भी कुछ समय के लिए सस्पेंडेड हो जाएगा। तो बट इट इज ओनली सस्पेंडेड एंड दैट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, and that for a very short time while the patient's powers are gradually worn out. तो कुछ समय के लिए ही वो सस्पेंड हुआ है, केवल स्थगित हुआ है वो डिजीज निकला नहीं है। और कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा, पेशेंट का जो शक्ति है वो भी क्षीण 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 और ढेर और बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। फिर क्या होगा उसके बाद, कुछ और एग्जांपल्स वो बता रहे हैं। एपिलेप्सी, epilepsy suppressed for many years by means of issues invariably recurred and in an aggravated form। अभी बता रहे हैं कि एपिलेप्सी को जब इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता था जहां पर आर्टिफिशियल इश्यूज या अल्सर्स प्रोड्यूस किए जाते थे, तो वो इनवेरिएबली रिकर होता था। रिकर मतलब वो दोबारा आता था। और कैसे आता था, इन एन एग्रीवेटेड फॉर्म, वो और ज्यादा एग्रीवेट होकर आता था और ज्यादा शक्तिशाली बनकर आता था। व्हेन दे वर अलाउड टू हील अप when they were allowed to heal up, जब ये अल्सर्स हील हो जाते थे या ये इश्यूज हील हो जाते थे, ये एब्सेस हील हो जाते थे, तब ये एपिलेप्सी दोबारा एग्रीवेटेड फॉर्म में वापस आ जाता था। जैसा कि पेक्लिन इन्होंने और दूसरों ने टेस्टिफाई किया, यानी ये इनको ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर पेक्लिन का। बट purgatives for itch and issues for epilepsy cannot be more heterogeneous, more dissimilar deranging agents, cannot be more allopathic, more exhausting modes of treatment than are the customary prescriptions composed of unknown ingredients। तो ये जो नेचुरल डिजीजेस हैं या एक तरीके का ट्रीटमेंट है जहां पर इच के लिए परगेटिव्स और एपिलेप्सी को रोकने के लिए इश्यूज और आर्टिफिशियल अल्सरेशंस किए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मेडिसिन दिए जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन दिए जाते हैं, मोर एग्जॉस्टिंग मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट देन आर द कस्टमरी प्रिस्क्रिप्शन। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कंपोज्ड ऑफ अननोन इंग्रेडिएंट्स, ये जो मेडिसिन दिए जाते हैं, ये इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कंप्लीटली अननोन है। पता ही नहीं है कि वो जो मेडिसिन है वो किस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, किस तरीके के रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कहते हैं बट purgatives for itch and issues for epilepsy cannot be more heterogeneous, more dissimilar deranging agents, cannot be more allopathic, more exhausting modes of treatment than are the customary prescriptions। तो जितना ये customary prescriptions जिनके ingredients हमको पता है, जितना ये exhaust करते हैं उतना ही वो भी exhaust करते हैं।
used in ordinary practice for the other nameless innumerable forms of diseases. These likewise do nothing but debilitate. Debilitate का मतलब होता है कमजोर कर देना. तो ये भी, ये जो अननोन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन हैं इतनी सारी, ये क्या करती हैं? These likewise do nothing but debilitate. ये भी बिल्कुल उन बीमारियों की तरह ही उसको कमजोर कर देते हैं. And only suppress or suspend the malady for a short time without being able to cure it. ये भी क्या करते हैं? या तो उसको सप्रेस करते हैं या उसको सस्पेंड कर देते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए, विदाउट बीइंग एबल टू क्योर इट. उसको क्योर नहीं कर सकते. एंड व्हेन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑलवेज एड्स अ न्यू मॉर्बिड स्टेट टू द ओल्ड डिजीज. और जब इस तरह के मेडिसिन लंबे समय तक उसको जबरदस्ती खिलाए जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? एक नया डिजीज ही फॉर्म हो जाएगा. ऑलवेज एड्स अ न्यू मॉर्बिड स्टेट. एक नया डिजीज उसके अंदर और ऐड हो जाएगा. पहले से ही वो सफर कर रहा था, उस सफरिंग में उसकी और ज्यादा नए नए डिजीजेस ऐड होते चले जाएंगे. तो समराइज अगर किया जाए तो अभी तक के एफोरिज्म्स का ये समरी निकलता है. नेचर हरसेल्फ कैन नॉट क्योर एनी डिजीज. वो कभी खुद से क्योर नहीं कर सकता अगर बाय द एक्सेशन ऑफ अनदर, बी इट एवर सो स्ट्रॉन्ग. चाहे वो नेचुरल डिजीज कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर वो डिसिमिलर है, जो पहले से ही डिजीज मौजूद है उससे अगर वो डिसिमिलर है तो नेचर भी उसको क्योर नहीं कर सकता. तो या तो वो उसको रिपेल कर देगा अगर इक्वल स्ट्रेंथ है तो, या पुराना वाला स्ट्रांग है तो, या अगर नया वाला स्ट्रांग है तो वो उसको सप्रेस कर देगा, सस्पेंड कर देगा तब तक जब तक ये अपना कोर्स पूरा खत्म नहीं कर देता. और जब इसका कोर्स खत्म हो जाएगा तो वो जो पुराना ओरिजिनल डिजीज होगा, जो कमजोर था, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, वो दोबारा लौटेगा. जब वो दोबारा लौटेगा तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा. और अगर इसी तरीके से मेडिसिन कंटिन्यूअसली दिया जाता रहा तो नए डिजीजेस ऐड होते चले जाएंगे, नए डिजीजेस फॉर्म होते चले जाएंगे जो उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दें. तो ये दो कंडीशंस हमने अभी तक देखे. पहला, जब डिजीज जब दोनों डिजीज जो मिल रहे थे वो इक्वल थे या पुराना वाला स्ट्रॉन्गर था. अब सेकंड कंडीशन था जहां पर नया वाला स्ट्रॉन्ग है और पुराना वाला कमजोर है. अब थर्ड कंडीशन आ जाता है. यहाँ पर ही कहते हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? और द न्यू डिजीजेस आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म एट लेंथ जॉइन्स द ओल्ड वन दैट इज डिसिमिलर टू इट. तो अब एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो दो डिसिमिलर डिजीज आए हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और काफी समय से एक दूसरे के ऊपर उनका द्वंद्व चल रहा है और वो लंबे समय तक वो उसके ऊपर एक्शन करने का प्रयास करें. तो ऐसे में क्या होगा? एट लेंथ जॉइन्स द ओल्ड वन दैट इज डिसिमिलर टू इट. वो जो पुराना डिजीज है उसके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा एंड फॉर्म्स इट अ कॉम्प्लेक्स डिजीज. और एक नया कॉम्प्लेक्स डिजीज वो फॉर्म करेगा. सो दैट each of them occupies a particular locality in the organism, namely the organs peculiarly adapted for it. For example, कोई एक क्रॉनिक डिजीज है जो स्किन के ऊपर है, दूसरा जो क्रॉनिक डिजीज आया, लंबे समय तक वो रुका, लंबे समय तक वो रुका, लंबे समय तक वो रुका, और फिर जब काफी समय बीत गया तो इसने उसी से हाथ मिला लिया. जब इसने उससे हाथ मिला लिया तो इसने तो अपना स्किन के ऊपर घर बनाया ही है. ये वाला जो ऑर्गन इसको सूट करेगा, लेट अस से हार्ट, लंग्स या कोई अदर ऑर्गन, वहां पर ये अपना घर बना लेगा और दोनों आपस में साथ साथ ही चलते रहेंगे. एंड फॉर्म्स with it a complex disease so that each of them occupies a particular locality in the organism, namely the organs peculiarly adapted for it, and as it were only the place specially belonging to it, while it leaves the rest to the other diseases that is dissimilar to it. तो जो ऑर्गन उस डिजीज को सूटेबल लगेगा, उस डिजीज के लिए स्पेसिफिकली अडेप्टेड होगा, उन ऑर्गन्स पर वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और बाकी के ऑर्गन्स को वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे ताकि और कोई अगर डिजीज आए तो वो उसके ऊपर अटैक कर सके. दस, अ सिफिलिटिक पेशेंट. यहाँ पर सिफिलिटिक का मतलब हो गया सिफिलिस माइजम. तो सिफिलिस माइजम एक पेक्यूलियर टेंडेंसी है कुछ खास तरह की डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस को प्रीडिस्पोज करने की.
तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, 10 अ सिफिलिटिक पेशेंट मे बिकम सोरिक एंड वाइस वर्सा, तो हो सकता है जो सिफिलिटिक पेशेंट है वो सोरिक हो जाए या सोरिक वाला सिफिलिटिक हो जाए, दोनों कॉम्प्लिकेट करेंगे, दोनों साथ में रहने लग जाएंगे, दोनों ने हाथ मिला लिया, दोनों ने गठबंधन कर लिया है। As the two diseases dissimilar to each other, they cannot cure one another. क्योंकि वो दोनों डिसिमिलर हैं, वो एक दूसरे को निकाल नहीं सकते, वो एक दूसरे को क्योर नहीं कर सकते. At first, the venereal symptoms are kept in abeyance and suspended when the soric eruption begins to appear. In course of time, however, the two join together, that is, each involves those parts of the organism only which are most adapted for it, and the patient is thereby rendered more diseased and more difficult to cure. तो जैसे जैसे समय बीतेगा, ये दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे, दोनों अपने अपने ऑर्गन्स को पकड़ के बैठ जाएंगे, और ये दोनों ही क्या करेंगे, सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, उस व्यक्ति के हेल्थ को इतना ज्यादा खराब कर देंगे कि वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा क्योर करना. सो समराइज अगर किया जाए, व्हाट हैपेंस इन नेचर व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट टू इन वन पर्सन. तो अगर इफ द न्यू डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द, अगर ज्यादा समय तक नए डिजीज ने वहां पर अपना प्रभाव जमाए रखा, दोनों जो पुराना डिजीज है और जो नया डिजीज है वो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, दोनों साथ में हो जाते हैं, और वो लोग एक कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर लेते हैं. दोनों ही जब कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म कर लेंगे तो अपने अपने हिसाब से जो ऑर्गन उनको सूटेबल लगता है उस ऑर्गन को वो अपना अपना इलाका बांट लेते हैं कि ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका. द टू डिसिमिलर डिजीजेस टू ईच अदर कैनॉट क्योर वन अनदर. क्योंकि दोनों डिसिमिलर हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्योर नहीं कर सकते, एक दूसरे को रिमूव नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स और वो बता रहे हैं कि कैसे ये डिसिमिलर डिजीज का एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स इन्होंने पहले भी बताए थे, लेकिन उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया है इसके अंदर. व्हेन टू डिसिमिलर एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीजेस मीट, as for example smallpox and measles, the one usually suspends the other. ये हमने पहले भी देखा था कि जब smallpox और measles दोनों डिसिमिलर हैं, एक जैसे अपीयर करते हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट है. क्योंकि दोनों डिसिमिलर हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को वो सस्पेंड कर देंगे. द वन यूजुअली सस्पेंड द अदर as has been before observed, yet there have been also yet there have also been severe epidemics of this kind, where in rare cases two dissimilar acute diseases occurred simultaneously in one and the same body and for a short time combined as it were with each other. कुछ केसेस ऐसे भी हमने ये देखे हैं कि ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो दो डिसिमिलर डिजीजेस जब मिलते हैं तो वो स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का एग्जांपल दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को सस्पेंड कर देते हैं, तो जो पहले आएगा वो सस्पेंड हो जाएगा, दूसरी और जो जो बाद में आएगा वो सस्पेंड करेगा. लेकिन ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं एपिडेमिक्स में जहां पर ये दोनों ही साथ में आए हैं और साथ में ही वहीं पर रह जाते हैं. टू डिसिमिलर एक्यूट डिजीज अकर्ड साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ ही वो, एक ही व्यक्ति के शरीर में एक साथ ही वो चल रहे हैं. एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम कंबाइंड एज इट बेयर विथ ईच अदर, जैसे कि वो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं. ड्यूरिंग एन एपिडेमिक in which smallpox and measles were prevalent at the same time among at the same time among 300 cases in which these diseases avoided or suspended one another, and measles attacked patients 20 days after the smallpox broke out. The smallpox, however, from 17 to 18 days after the appearance of the measles, so that the first disease had previously completed its regular course. तो जो 300 केसेस थे जिनमें हमने देखा था कि वो एक दूसरे को सस्पेंड कर रहे थे और वो एक का जब कोर्स खत्म हो जाए तब दूसरा सर उठाता था. There was yet one single case in which P. Russell met with both these dissimilar diseases in one person at the same time. In 300 cases में एक केस ऐसा भी था जिसमें ये दोनों ही डिजीजेस एक साथ अपीयर हुए, एक साथ ही उन्होंने कोर्स खत्म किया. डॉक्टर रेनी इन्होंने भी विटनेस किया एक इसी तरीके का अकरेंस.
रेनी विटनेस द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स इन टू गर्ल्स, दो लड़कियों में उन्होंने भी देखा कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स एक साथ ही आ रहे हैं, एक साथ ही उनकी शुरुआत हो रही है। जे मॉरिस इन हिज होल प्रैक्टिस ओनली ऑब्जर्व्ड J. Morris, in his whole practice, only observed two such cases. Similar cases are to be found in Ettmuller's works and in the writings of few others. Zenkers saw cowpox run its regular course along with measles. Cowpox एक तरह का पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ करता था, बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह ही वो अपीयर करता था। तो जेंकर ने ये देखा कि काउ पॉक्स ने अपना रेगुलर कोर्स खत्म किया मीजल्स के साथ साथ, और साथ साथ में परप्यूरा भी चल रहा है। The cowpox went on its course undisturbed during a mercurial treatment for syphilis. As Jenner saw, एडवर्ड जेनर जिन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की, उन्होंने भी इस तरह का एक एक्सपीरियंस बताया जहां पर किसी को सिफिलिस है और वहां पर मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वहां पर भी काउपॉक्स आया और उसने अपना पूरा कोर्स खत्म किया। फिर ये कुछ एग्जांपल्स और दे रहे हैं। फ्रॉम केयरफुल experiments and cures of complex diseases of this kind, I am now firmly convinced that no real amalgamation of the two takes place. तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस से, इतने सारे केसेस को स्टडी करके, इतने सारे रेफरेंसेस को देखते हुए डॉक्टर हनीमन इस बात को पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं कि दैट नो रियल अमालगमेशन का मतलब मिक्सअप हो जाना, तो वो दोनों मिक्स नहीं होते। नो रियल अमालगमेशन ऑफ द टू टेक्स प्लेस, दोनों मिक्स नहीं होते हैं, बट इन सच केसेस द वन एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स द अदर ओनली, दोनों साथ साथ रहते जरूर हैं लेकिन वो मिक्सअप नहीं होते एक दूसरे में। ईच इन पेयर्स दैट आर अडेप्टेड फॉर इट, और दोनों ही ऐसे ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं या वहां पर अपना स्थान बना लेते हैं जहां पर जो ऑर्गन उनको सूट करता है। And their cure will be completely effected by judicious alterations of the best mercurial preparations with the remedies specific for the sora, each given in the most suitable dose and form. तो कई बार लोग पूछते हैं ना कि क्या एक ही मेडिसिन अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ढूंढ ली तो क्या वो लाइफ लॉन्ग वही चलता रहेगा? यहाँ पर भी देखिए छोटा सा हिंट देते हैं वो कि देयर क्योर विल बी कंप्लीटली इफेक्टेड बाय जुडिशियस अल्टरेशंस। जुडिशियस अल्टरेशन का मतलब एक बार कोई मेडिसिन, तो हो सकता है आगे जाने के बाद कोई और मेडिसिन की जरूरत पड़े। जुडिशियस अल्टरेशंस ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन विद द रेमेडीज स्पेसिफिक फॉर द सोरा। तो हर एक माइजम के हिसाब से आपको मेडिसिन वहां पे चेंज करनी पड़ सकती है, ईच गिवन इन द मोस्ट सुटेबल डोज एंड फॉर्म। समराइज अगर किया जाए तो व्हाट हैपेंस इन नेचर व्हेन टू डिसिमिलर नेचुरल डिजीज मीट टू इन वन पर्सन। अगर दो डिसिमिलर एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज एक व्यक्ति में एक साथ आते हैं तो जो एक है वो दूसरे को सस्पेंड कर देगा। अगर वो सस्पेंड नहीं करता और लंबे समय तक रहता है तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जहां पर वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और अपने अपने ऑर्गन्स के साथ अपना अपना एरिया बांट लेते हैं। जो ऑर्गन जिसको सूटेबल होता है वो उस ऑर्गन पर अपना प्रभाव जमाने लग जाता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हमारे पास 6 मिनट का समय है तो मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ अभी, ये एफोरिज्म भी हमारा हो जाएगा तब तक। Much more frequent than the natural disease associating with and complicating one another in the same body are the morbid complications resulting from the art of the ordinary practitioner. ये तो नेचुरल डिजीज की बात करें। अब लेकिन क्या है कि मेडिसिन की वजह से जो मॉर्बिड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मच मोर फ्रीक्वेंट देन द नेचुरल डिजीज। नेचुरल डिजीज तो कभी कभार आएंगे लेकिन ये जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ये डेली होते हैं, तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये मेडिसिनल डिजीजेस हो जाते हैं much more frequently than the natural disease associating with and complicating one another in the same body are the morbid complications resulting from the art of ordinary practitioner, which the inappropriate medical treatment yani ki allopathic method is apt to produce by the long continued employment of unsuitable drugs. तो लंबे समय तक जब हम एलोपैथिक ड्रग्स लेते हैं तो वो अलग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है, अलग एक तरीके का कॉम्प्लेक्स डिजीज बना देता है टू द नेचुरल डिजीज which it is proposed to cure. There are then added
जिस नेचुरल डिजीज को वो क्योर करने के लिए दिए गए थे उसके अंदर और ज्यादा नए डिजीजेस ऐड हो जाते हैं. देयर आर देन एडेड बाय द कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द अनसुटेबल मेडिकल एजेंट. द न्यू ऑफन वेरी टीडियस. अब जो ये नया डिजीज बनता है ये एलोपैथिक रिपीटेशंस की वजह से, एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, द न्यू ऑफन वेरी टीडियस, ये नया होगा और बहुत ज्यादा टीडियस होगा, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. morbid condition corresponding to the nature of this agent, these gradually coalesce with and complicate the chronic malady which is dissimilar to them. वो एक साथ मिक्स हो जाते हैं. जो नेचुरल डिजीज होगा वो और जो ये मेडिसिनल डिजीज होगा वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं. कोलेस्क का मतलब होता है एक साथ मिक्सअप हो जाना. with and complicate the chronic malady which is dissimilar to them, which they were unable to cure by similarity of action, that is homeopathically. क्योंकि वो उसको होम्योपैथिकली नहीं ट्रीट कर पा रहे थे इसलिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज बनकर वहां और ज्यादा एडिशंस दे देते हैं. adding to the old disease a new dissimilar artificial malady of a chronic nature, and thus gives the patient a double in place of single disease. तो पहले उसको सिंगल था, अब उसको डबल डिजीज आ जाएगा. that is to say renders him much worse and more difficult to cure, often quite incurable. हमारे पास 3 मिनट का समय बचा है. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए. आज हम यहीं पर एंड करते हैं. अभी ये अफोरिज्म अभी बाकी है, आधा और है. सर ये कैलकुलाई के केस में या में मदर टिंचर्स बड़ी मात्रा में दिए जाते हैं और महीने तक रिपीट करते, तो इज इट दिस विल डू द सेम डिसिमिलर? बिल्कुल सर. कैलकुलाई के केसेस में हम मैकेनिकल इफेक्ट चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो जो कैलकुलस है वो एक्सपेल आउट हो जाए. लेकिन अगर आपको उस कैलकुलस बनने की टेंडेंसी को अगर रोकना है तो वहां पर वो मदर टिंचर से काम नहीं बनेगा. मदर टिंचर का काम केवल इतना होगा कि वो कैलकुलस जो किडनी में या ब्लैडर में या यूरेटर में फंसा हुआ है वो उसको थ्रो आउट कर दे. उसके बाद तो आपको डायनामिक मेडिसिन की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा. बिल्कुल जहां पर इस तरह के मदर टिंचर्स का एक्सेसिव रिपीटेशन होगा वो एक डिसिमिलर डिजीज तो जरूर कॉज करेंगे. जी जी, जैसे स्लीपलेसनेस है उसमें मदर टिंचर्स दिए जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल सर. ऐसे ही कर. बिल्कुल सर, वो सब क्योंकि वो मैकेनिकल इफेक्ट डिजायर्ड होता है. हमने क्या किया, हम सिर्फ उसका अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन की बात करें तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उसका स्टोन निकल जाए. लेकिन वो स्टोन आज निकल गया फिर कल फिर बन जाएगा क्योंकि वो टेंडेंसी ब्रेक नहीं हुई. वो जो पीछे जो टेंडेंसी चल रही है, जो जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट है वहां पर जिसकी वजह से वहां स्टोन्स बनते जा रहे हैं, जब तक वो स्टोन्स बनना नहीं रुकेगा वो व्यक्ति तो क्योर ही नहीं हुआ. आज स्टोन्स निकल गए कल फिर आ जाएंगे. Yes, sir. ऐसा ही होता है वो सर इंसोम्निया के केसेस के लिए. हम मेडिसिन देते हैं जो ये मदर टिंचर्स जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हो सकता है पेशेंट को थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए या यूं कहूं कि पेशेंट ड्राउजी हो जाए क्योंकि मैकेनिकल इफेक्ट है. तो यूं कहूं कि पेशेंट कुछ समय के लिए ड्राउजी हो जाए, लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन का असर हटेगा वो वापस से इंसोम्निया चालू हो जाएगा. सर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो तो सब कॉम्प्लेक्स डिजीज होगा फिर सर. बिल्कुल. ज्यादातर तो मैक्सिमम एलोपैथी के पास से आते हैं. मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस जो तो होम्योपैथ के पास आते हैं वो इसी तरह के कॉम्प्लेक्स डिजीज होते हैं. तो सर नेचुरल पिक्चर पाने के लिए तो सर बहुत ज्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ता है ना. हाँ हाँ, हमारे हनुमान सर है ना, वो बताएंगे ना कि क्या करना है ऐसे केसेस में. जी सर. एक मिनट से भी कम का समय बचा है हमारे पास. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, आज का हम यहीं पर एंड करते हैं. इसको कल वापस यही एफोरिज्म 41 से शुरू करें. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट.